राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी सबसे पहले मेरा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो पिछली वाली जो क्लासें देखी थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने देखा कि सोल्डरिंग क्यों की जाती है। उसके पश्चात हमने देखा कि सोल्डरिंग कितने प्रकार से कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सोल्डरिंग में क्या क्या यूज किया जाता है। तो मुख्यतः किसका यूज देखा था हमने, फ्लेक्स का, कि अलग अलग प्रकार के तारों की जब सोल्डरिंग की जाती है तो उसमें अलग अलग प्रकार का क्या यूज कर रहे थे, हम फ्लेक्स यूज कर रहे थे। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में और उसके पश्चात हम देखेंगे ब्रेजिंग के बारे में। तो थोड़ा सा पहले देखो, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और तथ्य छूटे हुए हैं आपके जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं, तो पहले उनसे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग आयरन। उसके पश्चात हम देखेंगे कि सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, किस किस के सहायता से हम सोल्डरिंग को करते हैं। तो देखो सबसे पहला कंसेप्ट है, पहला तथ्य आपका जो है वो होता है कि जो वैद्युतिक कार्य होते हैं उनके अंदर चालक तारों पर सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। देखो यहां पर आप देख रहे हो, सबसे पहली चीज क्या है, आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि वैद्युतिक कार्य या इलेक्ट्रीशियन जो कार्य होते हैं उनके अंदर जो चालक तारों पर सोल्डरिंग की जाती है करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करेंगे। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो जो हम वैद्युतिक कार्य हैं उनके अंदर जो चालक तार होते हैं वो मुख्यतः किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम के जब चालक तार बने होते हैं, किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के जब चालक तार बने होते हैं तो किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं हम, बताया था पिछली क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताया था कि जब आपका एल्यूमिनियम होता है तो उसके लिए किस फ्लक्स का यूज करते हैं, किसका करते थे हम, आयरन नंबर 7 एल्यूमिनियम के लिए यूज हो रहा है। तो जो वैद्युतिक कार्य हैं उनके अंदर जो चालक तार बने होते हैं मुख्यतः किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो वहां पर जो फ्लक्स यूज होगा वो क्या होता है, आपका आयरन नंबर 7 होता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो जब एल्यूमिनियम होता है तो उसका हमें ध्यान रखना आयरन नंबर 7। लेकिन यदि ऑप्शन में ये ना हो तो देखो जो चालक तार है उस पर 3 प्रकार के फ्लक्सों का यूज कर सकते हैं हम, तो जरूरी थोड़ा ही ऑप्शन में वही मिले हमें। तो एक आता है जब इसके ऊपर होगा तो इसका आंसर होगा रेजिन कोर फ्लक्स। क्या होता है, रेजिन कोर फ्लक्स, या इसके स्थान पे होगा टिल्लो टर्पेटाइन फ्लक्स। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। या फिर हम किसको मान सकते हैं, आयरन नंबर 7 जो कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। या एल्यूमिनियम के लिए अगर पूछा जाता है तो एल्यूमिनियम के लिए सीधा क्या बोलते हैं हम, आयरन नंबर 7। लेकिन यदि चालक तारों के अकॉर्डिंग आए तो यदि ऑप्शन में ये तीनों आए, या ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारी वैद्युतिक कार्य या ओवरहेड लाइंस है उनके अंदर जो चालक तारों पर सोल्डरिंग की जाती है उनके अंदर कौन से फ्लक्स का यूज करते हैं। तो वहां पर किस तरीके का फ्लक्स यूज होगा, आपका रेजिन कोर फ्लक्स भी यूज हो सकता है, दूसरा टिल्लो टर्पेटाइन फ्लक्स भी यूज हो सकता है, और तीसरा क्या है आपका आयरन नंबर 7 का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये पहला कंसेप्ट था। इसके बाद देखो दूसरा कंसेप्ट, दूसरा आपका जैसे जस्ता हुआ या कास्ट आयरन होता है, तो जस्ते की सोल्डरिंग या तथा कास्ट आयरन सोल्डरिंग की जाती है
जस्ते की सोल्डरिंग तथा कास्ट आयरन की सोल्डरिंग में कौन सा फ्लैक्स उपयोग में लिया जाता है? देखो दूसरा कंसेप्ट आपके पास है, जस्ते की सोल्डरिंग तथा कास्ट आयरन की सोल्डरिंग में कौन सा फ्लैक्स उपयोग में लिया जाता है? तो आपका इसका आंसर होगा, एक मिश्रण होता है, ये पेस्ट मान के चलो, क्या होता है? एक पेस्ट होता है, मिश्रण। और ये मिश्रण किस किस का होता है हमेशा ध्यान रखना आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल का पेस्ट होता है। इसके अंदर मिश्रण जो पेस्ट होता है वो कौन कौन होते हैं इसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जस्ते का पेस्ट होता है। अब इनमें मात्रा भी पूछ लेता है कभी कभार। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी कितनी मात्रा रहती है? ओनली 10% रहती है। और जो आपका जल है उसकी मात्रा कितनी रहेगी? 90% उसकी मात्रा रहती है। तो दूसरा जो आज का हमारा कंसेप्ट था जो हमने देखा है, एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, सेम डिट्टो है। आपको यहाँ हलवा मिल रहा है सीधा बना बनाया, केवल आपको इसको पहचाना है। सेम डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे लिख के हुए आएंगे कि जस्ते की सोल्डरिंग अथवा कास्ट आयरन की सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है? तो एक पेस्ट होता है, मिश्रण होता है, और किस किस का मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल का होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होगा आपका? 10%, और जल कितना होता है? 90%। साथ में कभी कभार इनके रासायनिक सूत्रों से आ जाता है। तो जल का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है? H2O होता है, हमेशा ध्यान रखना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब, हाइड्रो का मतलब तो क्या है? H, क्लोरिक का मतलब क्या है? क्लोरीन। तो HCl को ही क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो ये था हमारा दूसरा कंसेप्ट आज का, ठीक है। अब देखो तीसरा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि जब दो धात्विक चालक तार है, जैसे ये कोई चालक तार है और ये भी कोई चालक तार है, दोनों पे क्या करनी है मुझे? सोल्डरिंग करनी है। क्या करनी होती है मुझे? सोल्डरिंग करनी होती है। यही बताया था मैंने। सोल्डरिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? सोल्डर का यूज करते हैं। करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। इसके पश्चात हमने देखा था कि दोनों में से गलनांक किसका ज्यादा होगा? जुड़ने वाली धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है या सोल्डर का गलनांक ज्यादा होता है? जुड़ने वाली धातुओं का सोल्डर गलनांक ज्यादा होता है, तो सोल्डर का गलनांक क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि जो जुड़ने वाली धातुओं का गलनांक है उसकी तुलना में सोल्डर का गलनांक कितना कम होता है, कितना डिग्री कम होता है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन है भाई, कम तो होता है लेकिन लगभग कितना कम होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। एग्जाम में इसी तरीके के कंसेप्चुअली क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो, सोल्डर का गलनांक, जो आज का तीसरा कंसेप्ट हमारे लिए, सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली धातुओं से, सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली धातुओं से लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कितना कम होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग कम होता है। किसकी तुलना में? जुड़ने वाली धातुओं की तुलना में सोल्डर का गलनांक लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो देखो आज हमने अभी देखे हैं 3 कंसेप्टों के बारे में, पहले डिस्कशन कर चुके हैं। वैद्युतिक कार्य के अंदर जो चालक तार यूज होते हैं उनके अंदर जो सोल्डरिंग की जाती है तब फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे हम? आयरन नंबर 7 या रेजिन कोर फ्लक्स या टिल्लो टर्पाइन नामक जो आपका फ्लक्स है उसका यूज किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट हमने देखा था जस्ते की सोल्डरिंग या कास्ट आयरन की जब सोल्डरिंग की जाती है तो उसके ऊपर कौन सा फ्लक्स लगाया जाता है? कौन सा फ्लक्स है आपके पास? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल का एक पेस्ट यानी मिश्रण होता है जिसका उपयोग करते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली धातुओं से क्या होता है? लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो नेक्स्ट जो आज का टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले, देखो ये पिछली क्लास में छूट गए थे हमारे कंसेप्ट। देखो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे और काफी इंपोर्टेंट रखते हैं, तो इसलिए मैं आपको आज की क्लास में डिस्कशन करा रहा हूं इन पे। अब देखो नेक्स्ट आपका
देखो साथ के साथ राइट डाउन कर लिया करो, इतना फास्ट पढ़ा नहीं रहा, स्लोली आप आराम से राइट डाउन भी कर सकते हो। अब देखो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि जैसे ओवरहेड लाइंस होती है हमारी, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ओवरहेड का मतलब हमारे सिर के ऊपर वाली जो लाइनें होती है वही कहलाती है ओवरहेड लाइंस। तो जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके अंदर चालक तारों की क्या बढ़ाई जाती है, लंबाई तो बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम जोड़ बनाते हैं, बनाते हो ना जोड़, चालक तारों में क्या बनेंगे, जोड़ बनेंगे। तो ये बताओ जो ओवरहेड लाइंस होती है, जो बड़ी वाली लाइंस होती है ट्रांसमिशन लाइंस, उनके अंदर कौन सा जोड़ बनता है। जैसे जोड़ होते हैं ना आपके, ब्रिटेनिया जोड़ हुआ, टी जोड़ हुआ, स्कार्फ जोड़ हुआ, ये सब क्या है आपके जोड़ों के प्रकार होते हैं, किसी भी तार को जोड़ने के तरीके होते हैं। तो जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उसके अंदर कौन सा जोड़ बनाया जाता है, किसी को पता है क्या, नहीं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा जोड़ होता है, वो ब्रिटेनिया जोड़ होता है। तो लिखो ओवरहेड लाइंस, ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइनों के चालक तारों को जोड़ने के लिए तारों को जोड़ने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइनों के चालक तारों को जोड़ने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ का उपयोग किया जाता है, लिख लिया। अब देखो इधर ये कोई चालक तार है, ये आपका एक कोई कंडक्टर था, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं। तो देखो ब्रिटेनिया जोड़ बनाया कैसे जाता है, पहले जो ये सिरा है इसको थोड़ा सा रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा, मोड़ा जाएगा, और इस वाले तार को भी क्या किया जाएगा, मोड़ दिया जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से ये जोड़ बन जाएगा, और इस वाले चालक तार को यहां पर लेकर थोड़ा सा आगे तक इसका दिया जाता है, और इस तरीके से लेकर इसका भी क्या बनाया जाता है, एक घुमावदार एल टाइप का मोड़ तैयार किया जाता है। कर लिया गया है। अब देखो इन दोनों को क्या करते हैं हम, एक तीसरे चालक तार की माध्यम से, तीसरा जो चालक तार होगा उसके माध्यम से इन पे क्या किया जाता है, इस तरीके से राउंडर करना शुरू करते हैं, और इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जोड़ कहलाता है हमारा, कौन सा जोड़ होता है, ब्रिटेनिया जोड़ होता है। अब देखो ये सिंपली इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे सपोज करो ये दो चालक तार हैं, दो चालक तार, मैं इन दोनों चालक तारों को यूं लेकर इस तरीके से घूम जाएंगे नीचे, और इस तरीके से एल टाइप की इनकी आकृति बन जाती है सिरों पे। अब देखो इनको अगर मैं खींचने की कोशिश करूंगा तो खींचेंगे क्या है, नहीं ना, क्योंकि ये जोड़ क्या है, फुली टाइटली बनता है, मजबूती से बनता है। तो इस तरीके का जो जोड़ बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रिटेनिया जोड़ कहते हैं। वैसे हम एक एक जोड़ को डिस्कशन करेंगे जब जोड़ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट आ गया है तो इसको केवल समझना है आपको। तो इस तरीके का जोड़ क्या कहलाता है, हमारा ब्रिटेनिया जोड़ कहलाता है। क्लियर है। अब देखो इस पर एक तीसरे चालक के माध्यम से इसको टाइटली क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, बांध दिया गया। इसके बावजूद भी इस जोड़ पर क्या की जाती है, आपकी सोल्डरिंग की जाती है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ओवरहेड लाइंस है उनके चालक तारों को जोड़ने के लिए पहला तो कौन सा जोड़ यूज किया जाता है, ब्रिटेनिया जोड़। फिर दूसरा होता है कि ब्रिटेनिया जोड़ पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है, दूसरा कारण क्या होता है कि इस पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है। अब देखो सोल्डरिंग करने का कारण क्यों की जाती है, उसका कारण देखो, यहां पर सोल्डरिंग करने का कारण ये होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर है, आपका वातावरण है, तापमान निश्चित रहता है क्या, क्योंकि समय के साथ साथ गर्मियों में तापमान तेज होता है, सर्दियों में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो यदि मान लो गलती से हमने जोड़ कब बनाया, सर्दियों के टाइम पे ये जोड़ बनाया सर्दियों के टाइम पे जोड़, जैसे ही गर्मी आएगी और गर्मी पे टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन होगा तो ये तुरंत जोड़ क्या हो जाएगा, थोड़ा ढीला होगा, क्योंकि तापमान पाकर प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, प्रसार होता है, प्रसार होगा, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा जोड़। तो इसको ढीला होने से बचाने के लिए इस पर क्या की जाती है,
सोल्डरिंग की जाती है, क्योंकि सोल्डरिंग जैसे ही करेंगे तो ये पूरे को क्या कर देगा, लेप कर देगा, और वो इतना ज़्यादा प्रसारित नहीं होगा, क्योंकि जब इस पर सोल्डरिंग की जाती है इसके बाद में इसका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सोल्डरिंग के बाद ये आसानी से नहीं खिसकेगा। तो सोल्डरिंग क्यों की जाती है कि जो इसके अंदर ब्रिटेनिया जोड़ के अंदर वातावरण में तापमान के कारण जो ढीलापन आता है उसको ना हो, इस वजह से इस पर क्या उपयोग किया जाता है, आपकी सोल्डरिंग की जाती है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है, ओवरहेड लाइनों के अंदर जो चालक तार यूज किए जाते हैं उनके अंदर कौन सा जोड़ बनाया जाता है, ब्रिटेनिया जोड़ बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगला जो कंसेप्ट है वो कहलाता है हमारा मास सोल्डरिंग। क्या कहलाता है, मास सोल्डरिंग। अब देखो मास सोल्डरिंग किसे कहते हैं, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम डिट्टो, केवल इनकी डेफिनेशन पे उठ के आता है। जो कंसेप्ट अब हम देखने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में फंसे हुए क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला भी आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन था। क्लियर है, इसका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मास सोल्डरिंग, किसे कहते हैं, किसी बच्चे को पता है क्या? 2 साल की ITI कंप्लीट होके आ गई हमारी, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं था पूर्णतः सोल्डरिंग होती क्या है। और देखो दूसरी बात, सोल्डरिंग ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं आपके, चाहे आपका यूपी PGCL का एग्जाम हो, टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हो, DRDO का एग्जाम हो, दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हो, इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन बन के आते हैं। अब देखो मास सोल्डरिंग, कौन सी सोल्डरिंग है, मास सोल्डरिंग। अब मास सोल्डरिंग किसे कहते हैं, देखो PCB, PCB की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल। PVC की फुल फॉर्म क्या होगी फिर, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हमेशा ध्यान रखना है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऐसा बोर्ड जिस पर पहले ही सर्किट क्या रहता है, प्रिंटेड रहता है। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी PCB। तो PCB पर विभिन्न प्रकार, PCB पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, PCB पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों को, जैसे इसमें कौन कौन से अवयव फॉर एग्जाम्पल के लिए देखोगे तो डायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र, IC आदि की सोल्डरिंग की जाती है, उसे मास सोल्डरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास सोल्डरिंग कहा जाता है। यह सोल्डरिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज, पहली आपकी है डीप सोल्डरिंग, सेकंड वन है वेव सोल्डरिंग, और थर्ड वन है ड्रैग सोल्डरिंग। कौन सी है, ड्रैग सोल्डरिंग। अब देखो इधर कि जो हमारी PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड हुए, जैसे कि आपका डायोड हुआ,
ट्रांजिस्टर हुआ, प्रतिरोध हुआ, या संधारित्र हुआ, या आईसीज हुई कि जो सोल्डरिंग की जाती है उस प्रिंटेड बोर्ड पर जिनको लगाया जाता है, तो वो सोल्डरिंग की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी मास सोल्डरिंग कहलाती है। क्लियर है? उसके साथ साथ यह सोल्डरिंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपके पास? डिप सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग, और तीसरी क्या होती है आपकी? ड्रैग सोल्डरिंग कहलाती है। अब देखो, वैसे तो आपके सिलेबस में इतना अंदर तक नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेना है। इधर देखो, सबसे पहले डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग का मतलब क्या रहेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड है, जैसे डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, प्रतिरोध हुआ, संधारित्र हुआ, इनकी जो सोल्डरिंग की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी डीप सोल्डरिंग कहलाती है। उसी प्रकार जो वेव सोल्डरिंग है, उसके अंदर भी आपको पीसीबी जो होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि पीसीबी है क्या, जैसे आपका मोबाइल, टीवी देखा है सबने, देखा है ना टीवी? टीवी को अंदर से जब हम खोलते हैं तो एक प्लेट होती है, नीचे होती है, वो प्लेट ही क्या कहलाती है? पीसीबी कहलाती है। उसी प्रकार आप मोबाइल खोलते हो, मोबाइल के अंदर भी क्या होती है? नीचे प्लेट होती है, और उसी प्लेट पर विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स लगे रहते हैं, जैसे डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, प्रतिरोध हुआ, या संधारित्र हुआ, आईसीज वगैरह जो भी चिपकी रहती है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके पीसीबी कहलाती है। ठीक है, जिस पर जुड़े रहते हैं वो पीसीबी कहलाती है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर हम 3 प्रकार से देख रहे हैं, डीप सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग और ड्रैग सोल्डरिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? डीप सोल्डरिंग के अंदर क्या होता है? जो कंपाउंड्स होते हैं उनको, जो आपका सर्किट होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? केवल जो पीसीबी है उसके अंदर फंसा के उसके सोल्डरिंग, जो सोल्डर होता है गर्म सोल्डर के अंदर डाला जाता है, ताकि वो उसके साथ क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए, तो वो कहलाती है हमारी डीप सोल्डरिंग। इसके बाद आता है वेव सोल्डरिंग। इसमें एक विशेष प्रकार का सोल्डरिंग आयरन यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है वेव मोल्डेड सोल्डरिंग आयरन होता है। उसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? वेव सोल्डरिंग कहा जाता है। इसमें भी जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, जैसे डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, सबको उस पर सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? हम वेव सोल्डरिंग कहते हैं। इसके बाद आता है ड्रैग सोल्डरिंग। ड्रैग सोल्डरिंग के अंदर क्या होती है? कभी आईसी देखी है क्या आपने? आईसी हम पढ़ेंगे। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के अंदर लाखों सर्किट होते हैं, लाखों सर्किट। इसके अंदर गेट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। आईसीज जो होती है उसके अंदर लाखों सर्किट होते हैं। उन सर्किटों को जोड़ने की जो क्रिया होती है, जिनके माध्यम से जो बनाया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी आईसीज कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस तरीके की कोई आईसी है, इतनी लंबी कोई आईसी रहेगी, इसमें टर्मिनल्स रहते हैं, ऐसे जो सिरे रहते हैं, बहुत ज्यादा सिरे होते हैं। जैसे कि हम ट्रांजिस्टर लेते हैं, उसमें कितने सिरे हैं? 3 सिरे होते हैं। अगर हमने प्रतिरोध लिया तो इसके कितने सिरे होंगे? केवल 2 सिरे। तो वैसे ही जो आपकी आईसी होती है, अलग अलग प्रकार की आईसीयां होती है, उनमें अलग अलग सिरे रहते हैं, 10-12 भी होंगे, 8 भी होंगे। तो ये कहलाती है, इनकी पिने कहलाती है। किस नाम से जाना जाता है? पिनों के नाम से। जब इस सोल्डरिंग को एक साथ किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, तो इन सभी सिरों पे जो सोल्डरिंग की जाती है, वो सोल्डरिंग क्या कहलाती है? आपकी ड्रैग सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में इतना अंदर तक नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा का इतना नहीं दिया हुआ। आपका कंसेप्ट केवल यहीं तक है, मास सोल्डरिंग तक ही पूछा गया है। और मास सोल्डरिंग में भी ये पूछा गया है कि जो पीसीबी पे सर्किट बोर्ड पर जो सोल्डरिंग की जाती है, वो सोल्डरिंग क्या कहलाती है? तो वो क्या थी? आपकी मास सोल्डरिंग। और एक क्वेश्चन था आपका इस तरीके से आया है कि निम्न में से कौन सी सोल्डरिंग पीसीबी पर की जाती है? उसके अंदर एक ऑप्शन था आपका केवल डीप सोल्डरिंग, दूसरा था आपका बी ऑप्शन था उसके अंदर सिल्वर सोल्डरिंग, तीसरा था आपका हार्ड सोल्डरिंग, और चौथा था आपका ब्रेजिंग विधि। क्या था? ब्रेजिंग विधि। उस क्वेश्चन में केवल ये 4 ऑप्शन थे इस तरीके से, और 4 ऑप्शनों में से क्या पूछा गया था आपको कि जो डीप सोल्डरिंग, निम्न में से कौन सी सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग का प्रकार है? तो देखो, डीप सोल्डरिंग, सिल्वर सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग, ब्रेजिंग विधि। देखो, आपने सिल्वर सोल्डरिंग पढ़ रखी है, बता दिया था मैंने। उसी के साथ हार्ड सोल्डरिंग का भी पता है सबको, साथ में डीप सोल्डरिंग अभी पढ़ ली, और ब्रेजिंग विधि आपने अभी पढ़ी नहीं है। लेकिन इनमें से प्रकार कौन सा है? मास सोल्डरिंग का कौन सा होगा? डीप सोल्डरिंग होगा। तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन था। क्लियर है यहां तक?
इसके पश्चात देखो अब हम पढ़ने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन को। किसको पढ़ने वाले हो अब? सोल्डरिंग आयरन को। तो देखो सोल्डरिंग आयरन से संबंधित काफी चीजें पूछी जाती है कि जो सोल्डरिंग आयरन है किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। तो देखो अब सोल्डरिंग आयरन, हेडिंग डालो सोल्डरिंग आयरन। हाँ इतना ही है इसके अंदर, मास सोल्डरिंग के अंदर केवल डेफिनेशन वगैरह पूछता है आपका। अब देखो इसके बाद में सोल्डरिंग आयरन। अब देखो इस तरीके से आपका क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन होता है। ये कहलाता है इसका बाहरी आवरण, जिसको हम बोलते हैं हैंडल। क्या होता है आपका? हैंडल होता है। हैंडल के बाद दूसरे नंबर पर जो ये बाहरी आवरण है, ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी? बिट या टिप कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट या टिप कहलाती है। और ये किसकी बनी होती है आपकी? तांबे की बनी होती है। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर बीच में देखो एक गजाई सी दिख रही है कि स्प्रिंग सी दिख रही है। ये स्क्रीम क्या होती है आपकी? नाइक्रोम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मक तंतु बोलते हैं। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और इसके पहले हम कुचालक चालक पदार्थों में के अंदर नाइक्रोम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसका गलनांक कितना होता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये क्या है आपका? आयरन है। अब देखो आयरन होता क्या है मुख्यतः, ये इसके पार्ट थे। तो आयरन से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है इसका, यह एक ऊष्मीय उपकरण होता है। यह एक ऊष्मीय उपकरण होता है। यह एक ऊष्मीय उपकरण होता है जिसकी सहायता से दो समान या असमान धातुओं को जोड़कर स्थायी प्रकृति प्रदान की जाती है। इसका हैंडल बेकेलाइट, जो कि क्या होता है? एक कुचालक होता है। इसका हैंडल बेकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। इसका हैंडल बेकेलाइट यानी कुचालक का बना होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसका बाहरी आवरण। इसका हैंडल के नीचे का बाहरी आवरण कास्ट आयरन का बना होता है। इसके हैंडल के नीचे का बाहरी आवरण कास्ट आयरन का बना होता है। इसके पश्चात
इसकी बिट या टिप तांबे की बनी होती है, क्योंकि तांबे की चालकता क्योंकि तांबे की चालकता क्योंकि तांबे की चालकता क्योंकि तांबे की चालकता अधिक होती है क्योंकि तांबे की चालकता अधिक होती है क्योंकि तांबे की चालकता क्या होगी आपकी, अधिक होती है। क्योंकि तांबे की चालकता अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका ऊष्मक तंतु नाइक्रोम का बना होता है। इसका ऊष्मक तंतु नाइक्रोम का बना होता है, जिसका गलनांक कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी का, सोल्डरिंग आयरन में ऊष्मक तंतु का गलनांक, ऊष्मक तंतु का तापमान सोल्डरिंग आयरन में ऊष्मक तंतु का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सामान्य उपयोग में 10 वाट से 15 वाट का आयरन उपयोग किया जाता है। सामान्य उपयोग में 10 वाट से 15 वाट का सोल्डरिंग आयरन क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे विद्युतिक जो कार्य होते हैं उनके अंदर लगभग 65 वाट तक का सोल्डरिंग उपयोग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य हैं तो उनके लिए कम पावर का यूज होता है, तो वो कितना होता है, 10 वाट से 15 वाट तक का होता है। कभी कभार एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना होगा, लगभग ये 25 वोल्ट तक वेरी करता है। ठीक है, 10 वोल्ट से 25 वोल्ट तक। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वैल्यू की बात की जाए तो कितना होता है, ओनली 10 वाट से 15 वाट तक किया जाता है। दूसरी जो विद्युतिक कार्य होते हैं उनके अंदर जो सोल्डरिंग यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक कार्य होते हैं उनके अंदर पावर ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर 65 वाट से लेकर 125 वाट तक के सोल्डरिंग उपयोग किए जाते हैं। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जो आपके इलेक्ट्रिक कार्य हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य हैं उनके अंदर तो कितनी रेंज रहती है इसकी, 10 वाट से लेकर 15 वाट तक। साथ में यदि इलेक्ट्रिक कार्य है वहां पर 65 वाट से लेकर 125 वाट तक रहने वाला है। क्लियर है। अब देखो इसके बारे में जो टर्म्स लिखे उनको थोड़ा समझ लो। पहला स्टेटमेंट है, यह एक ऊष्मीय उपकरण होता है जिसकी सहायता से दो समान तथा असमान धातुओं को जोड़कर क्या प्रदान की जाती है, हमारे द्वारा स्थायी प्रकृति की जाती है। जो आपका सोल्डरिंग आयरन होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना, ऊष्मा को उत्पन्न करेगा ताकि सोल्डर क्या हो सके, पिघल सके। क्योंकि सोल्डर जैसे ही गर्म किसी चीज के संपर्क में आएगा तो सोल्डर पिघल कर जोड़ के ऊपर गिरेगा और हमारा जोड़ क्या हो जाएगा, मजबूती से बन जाता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। इसके बाद जो इसका हैंडल होता है, क्योंकि इससे तो हम पकड़ेंगे, इस हैंडल को हाथ में रखना है अपने को,
सोल्डरिंग आयरन को पकड़कर ही तो सोल्डरिंग करोगे, तो ये किसका होना चाहिए, चालक का या कुचालक का, कुचालक का। और सबसे अच्छा कुचालक एक तरीके से क्या आपका बेकेलाइट होता है। तो ये जो इसका हैंडल है वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इसके हैंडल के नीचे का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। जो ये बाहरी आवरण है वो किसका बना रहेगा, इसका कास्ट आयरन का बना रहता है। इसके बाद बोल रहा है जो इसकी बिट या टिप है, तो ये नीचे वाली जो बिट या टिप रहती है वो क्या होती है आपकी, तांबे की बनी होती है। और तांबे की चालकता किसके बाद आती है, चांदी के बाद दूसरे नंबर पे आती है। चांदी सबसे महंगा धातु होने के कारण इसका उपयोग नहीं करते विद्युत कार्यों में, तो हम किसका उपयोग करेंगे, तांबे की, क्योंकि इसकी चालकता क्या है, अधिक है, इस वजह से इस तांबे का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद बोल रहे हैं इसका उष्मक तंतु, जो बीच में जो हीटिंग एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक ऊष्मीय उपकरण है, ऊष्मा पैदा करने वाला उपकरण है, तो इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम मिश्रण किस किस का है, निकल प्लस क्रोमियम का है, ठीक है। और इसका जो गलनांक होता है वो लगभग कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं कि हम सोल्डरिंग आयरन में जो ऊष्मक तंतु यूज किया जाता है, इसका गलनांक लगभग तापमान कितना रहता है, सॉरी कितना रहता है तापमान, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रहता है। इसके पश्चात अगर जो हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, तो जो सोल्डरिंग यूज की जाती है वो कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक की जाती है, 10 वाट से 15 वाट तक यूज की जाती है। लेकिन यदि विद्युत के कार्य है उनके अंदर यदि हमें सोल्डरिंग को यूज करना है, तो सोल्डरिंग आयरन होता है उसको यूज करना, उसकी क्षमता कितनी होती है, 65 वाट से 125 वाट तक आपकी इसकी क्षमता होती है। देखो इसके पश्चात हम सोल्डरिंग मुख्यतः 3 विधियों से करते हैं, उनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन नहीं आते। पहली विधि होती है हमारी कौन सी, सोल्डरिंग आयरन, इसके माध्यम से सोल्डरिंग आयरन से कर लेंगे। दूसरी होती है ब्लो लैंप, कभी सुना है क्या ब्लो लैंप का नाम, जैसे कि चिमनी की तरह होता है, एक सिलेंडर नुमा आकृति होती है, उसके अंदर एक पाइप सा निकला रहता है और उससे क्या केरोसिन के माध्यम से ज्वाला उत्पन्न होती है और उससे क्या उत्पन्न की जाती है, आपकी तापमान पैदा करके सोल्डरिंग की जाती है। तो वो क्या कहलाता था, हमारा ब्लो लैंप कहलाता है, ठीक है। जैसे पुरानी टाइम में जो स्टोव होता था ना, स्टोव वगैरह गैस की जगह में स्टोव यूज करते थे, तो उस तरीके की एक संरचना होती है, सिलेंडर नुमा संरचना होती है और उसमें से एक पाइप निकला रहता है, उससे तो अग्नि निकलती है और उसमें हवा केरोसिन डालने के लिए अलग से छेद बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ब्लो लैंप कहलाता है। और ब्लो लैंप का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ सोल्डरिंग करने में किया जाता है, जहां पर अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी लेके नहीं जा सकते, नहीं लेके जा सकते, वहां पर अगर हमें सोल्डरिंग करनी है, पोल के ऊपर चढ़ के सोल्डरिंग करनी है, जैसे चालक तार होता है उनकी सोल्डरिंग करनी है ओवरहेड लाइंस के अंदर, तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे, हम ब्लो लैंप का उपयोग करते हैं। और तीसरी जो विधि आती है सोल्डरिंग करने की, वो आती है आपकी कड़छी विधि, कड़छी विधि या चम्मच विधि के नाम से जिसको जाना जाता है। उसमें क्या रहता है, पात्र रहता है, जैसे ये कोई पात्र है और एक चम्मच रहती है, जैसे ये चालक तार के 2 जोड़ है, इसके ऊपर हम यहाँ से क्या रहेंगे, इसमें गर्म सोल्डर रहता है, इस सोल्डर को चम्मच के माध्यम से इस पर बार बार ऐसे डाल के इस पर क्या डाला जाता है, उठा उठा कर डाला जाता है। और जो पात्र होता है सोल्डरिंग पात्र, वो जस्ट इसके नीचे होता है। तो 1-2 बार जब तक डालेंगे तब तक तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक 1-2 बार डालेंगे तब तक धातु क्या होगी, केवल गर्म होगी, और गर्म होने के बाद वो एक दूसरे का जॉइंट बनाना शुरू करती है। क्लियर है। तो ये कौन सी विधि होती है, आपकी कड़छी विधि होती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि मुख्यतः सोल्डरिंग की कितनी विधियां हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां होती है। पहली कौन सी, आपकी आयरन सोल्डरिंग के द्वारा, दूसरी आपकी ब्लो लैंप के द्वारा, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, आपका कड़छी या चम्मच विधि होती है। आशा करता हूँ आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं ब्रेजिंग उठाता हूँ तो देखो ब्रेजिंग का अलग से टॉपिक है, ब्रेजिंग, इसके बाद यहाँ तक हमारी सोल्डरिंग लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका सोल्डरिंग के लिए, और जो आपके लिए सबको करके लाना है कि जो सोल्डरिंग की जाती है, सपोज करो जब आप 2 चालक तारों की क्या की जाती है, सोल्डरिंग की जाती है, क्या की जा रही है, सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग के माध्यम से जब सोल्डर तार होता है और इस पर गर्म किया जाता है, तो यहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है सोल्डरिंग के अंदर। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि जब
धात्विक तारों पर क्या किया जाता है? सोल्डरिंग किया जाता है। सोल्डर के माध्यम से जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो वहां पर कोई गैस उत्पन्न होती है जो कि क्या होती है? एक विषैली गैस होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये किस प्रकार की है? विषैली गैस है, विषाक्त गैस है। आपको इसका आंसर ढूंढ के लाना है, कल सभी बच्चों को मुझे बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि जब दो धात्विक तारों पर सोल्डरिंग की जाती है तो वहां पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर, यहां तक हमारा सोल्डरिंग कंप्लीट है। इसके पश्चात हम देखने वाले हैं किसको? ब्रेजिंग को। ब्रेजिंग ज्यादा बड़ा नहीं है, ब्रेजिंग से संबंधित केवल 2-4 कंसेप्ट है। उसके पश्चात हमारी वेल्डिंग है। वेल्डिंग एक स्पेशल पॉइंट है। वेल्डिंग के अंदर हम जॉइंट पढ़ेंगे, वेल्डिंग किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। तो वेल्डिंग के बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। किसी बच्चे को दिक्कत हो किसी भी चीज में तो बता सकते हो। इनके अंदर किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को? देखो, मैं बार बार यही कहता हूं, जो बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन करेगा वो उतना ही ज्यादा सक्षम होगा। और मैं ये बोल रहा हूं, केवल और केवल जो मैं नोट्स लिखा रहा हूं उसका केवल बार बार रिवीजन कर लिया तो भी 80% इसके अंदर से ही आने वाला है। केवल 20% का पोर्शन थोड़ा सा अलग होगा, जो एक बार हम कोई सी भी प्रैक्टिस शीट निकाले और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को पूरी क्लासेस समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है।